नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर हल करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा का सत्र 2021-22 का दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो इस मॉडल हल प्रश्न पत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये जो पेपर का समय होगा आपके 2.5 घंटे का होगा और उसी प्रकार इसके पूर्णांक होंगे वो 80 अंक के होंगे। और यहाँ पर जो आपको पेपर में निर्देश मिलते हैं उनको आपको ध्यान से देखना है और उसी के अनुसार पेपर को हल करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अंकित किए गए हैं। तो जो भी प्रश्न होगा उसके सामने आपको अंक भार दे दिया गया होगा। पहला प्रश्न है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। जेम्स मिल है वो कहाँ का निवासी था हमें बताना। यह जेम्स मिल था जिसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था और हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये इसके 3 भाग थे इतिहास के। तो जेम्स मिल है वो स्कॉटलैंड का निवासी था जिसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। दूसरा प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे। महाराजा रणजीत सिंह है ये पंजाब के राजा थे। तीसरा प्रश्न है, संथाल विद्रोह हुआ था। तो हमें बताना है कि ये जो संथाल विद्रोह है वो कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1855 में। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। चौथा प्रश्न, संसद में कितने सदन होते हैं। संसद में कितने सदन होते हैं ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 सदन, राज्यसभा व लोकसभा, ये संसद के 2 सदन होते हैं। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा संसाधन है। निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो इसमें हो जाएगा वायु भी संसाधन है, जल भी संसाधन है और खाद्य पदार्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी, ये सारे ही जल संसाधन हैं। सातवां प्रश्न, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित है। यानी चावल की अगर आपको फसल उगानी है तो उसके लिए आवश्यक जलवायु स्थिति या दशाएं क्या होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, अधिक वर्षा, ये सभी इसकी आवश्यक दशाएं हो जाएंगी। तो उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। आठवां प्रश्न, हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमें बताना है कि हीरा, सोना तथा प्लेटिनम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में इन तीनों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 9वां प्रश्न, ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको हम क्या कहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरपंच। ग्राम पंचायत का मुखिया है वो सरपंच कहलाता है। 10वां प्रश्न, चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। हमें बताना है इनमें से कौन सा उद्योग है जिसमें चूना, पत्थर व जिप्सम खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो आभूषण इसमें तो नहीं होता, शक्कर उद्योग में भी नहीं होता है, ग्रेनाइट उद्योग इसमें भी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में इन तीनों खनिजों का उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार का एक प्रश्न हमारे पिछले वीडियो में भी था जिसमें हुरडा सम्मेलन की तारीख को हमें गलत या सही बताना था। तो 17 जुलाई 1734 उस वीडियो में सही तारीख है, जबकि उसमें जो दे रखी तारीख वो गलत है। तो उसका उत्तर होगा नहीं। और ये प्रश्न है 12वें प्रश्न का तीसरा बिंदु। 12वें प्रश्न का तीसरा बिंदु है, उसका जो सही हल होगा वो नहीं होगा। अब हमारा 12वां प्रश्न, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें सही मिलान करने हैं। तो इसमें पहला है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म मृदा संरक्षण का एक उपाय है। उसी प्रकार जल ग्रह, पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। मांस, ये टुंड्रा वनस्पति है, एक प्रकार की मांस है वो, एक प्रकार की टुंड्रा वनस्पति है। गिद्ध अपमार्जक है। गिद्ध एक पक्षी है जो अपमार्जन करता है। 5वां, सामुदायिक भूमि, ये साझा संपत्ति संसाधन है। सामुदायिक भूमि है वो साझा संपत्ति संसाधन है। 13वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनकी पूर्ति करनी है। वर्ष, रिक्त स्थान से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू किया गया। ये महिला हिंसा सुरक्षा कानून है, ये 2006 में लागू किया गया। वर्ष 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू किया।
रेगिस्तान का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। तो इसमें रेगिस्तान में आ जाएगा हाशियाई। हाशियाई, हाशियाई का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। अगला रेगिस्तान है आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और रेगिस्तान की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रकृति। प्रकृति, आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु रेगिस्तान योजना प्रारंभ की गई है। तो ये जो सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु जो योजना है उसका नाम है आयुष्मान। आयुष्मान भारत, इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत। अगला प्रश्न है जनसंख्या पिरामिड है। जनसंख्या पिरामिड क्या है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। तो जनसंख्या पिरामिड का ये एक दूसरा नाम भी है आयु लिंग पिरामिड। यह जनसंख्या के आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण होता है। जनसंख्या पिरामिड है ये आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण होता है। 15वां प्रश्न सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा पहली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। 17वां प्रश्न राजस्थान की भील जनजाति किन जिलों में निवास करती है। हमें उन जिलों के नाम बताने जहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भील जनजाति मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में निवास करती है। तो इनके अलावा उदयपुर जिले में भी भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। 18वां प्रश्न नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। नील की खेती के लिए जो जलवायु उपयुक्त होती है उसका नाम है उष्णकटिबंधीय जलवायु। 19वां प्रश्न भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत के संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है, जिसमें पहला है कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाएं। दूसरा है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और तीसरा है राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। 20वां प्रश्न अधीनस्थ न्यायालय से क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें प्राय जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये कई तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बंटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय जिला स्तर या तहसील स्तर पर होते हैं। 21वां प्रश्न आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगी अदालत में सरकारी वकील ही राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। 22वां प्रश्न खनिज किसे कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला ऐसा पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। तो हम खनिज किसको कहेंगे, ऐसा पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो वह पदार्थ खनिज कहलाता है। पेट्रोलियम काला सोना, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। ये सभी उत्पाद अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, अतः इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। 23वां प्रश्न अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष में योगदान।
पहला है, अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह दिल्ली की ओर जाते समय एरिनपुर के विद्रोहियों से मिले और इन सैनिकों को अपने साथ अव्वा ले गए। जाते समय एरिनपुर के विद्रोहियों से मिले और इन सैनिकों को अपने साथ अव्वा ले गए। दूसरा है, अव्वा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। तीसरा है, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौरा पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। यानी बिठौड़ा या बिथोड़ा नामक स्थान पाली में 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को हरा दिया था। अगला योगदान है, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन को चेलावास के युद्ध में हराया तथा उनका सिर काट कर अव्वा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। 24वां प्रश्न, मंगल पांडे कौन था? 1857 क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मंगल पांडे बैरकपुर में कंपनी की सेना में सिपाही था। उन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला किया, जिसके लिए उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम। इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बख्त खान, कुंवर सिंह, बिरजिस कद्र, रानी अवंतीबाई लोधी आदि ये 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक थे। 25वां प्रश्न, ज्योतिराव फूले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? ज्योतिराव फूले ने जाति व्यवस्था समेत सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की। तो ज्योतिराव फूले है वो जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं। इसके अलावा समाज में विभिन्न प्रकार की जो असमानताएं थी उनका भी ये विरोध करते हैं। अब लोग निम्नलिखित कारणों से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने के उस समय के लोगों के कारण है वो इस प्रकार हैं। पहला है, लोगों को डर था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेगी। दूसरा है, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएगी। इससे उनके आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, यानी पढ़ने लिखने से उनके आचरण में बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा पहले के समय उस समय के लोग मानते थे। इसके अलावा देश के कई भागों में लोग ऐसा मानते थे कि यदि कोई लड़की शिक्षित है तो वह बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। 26वां प्रश्न, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। प्राय नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश आदि। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित होता है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। 27वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा करने हेतु कई लोग अमृतसर नगर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। इस बाग में केवल एक ही निकास था, यानी जो दरवाज़ा है वो इस बाग का एक ही है। जनरल डायर ने बिना चेतावनी के इन निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इन नागरिकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इनमें से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। 28वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए? सबसे पहले हम देखते हैं असहयोग आंदोलन क्या है। पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाने तथा स्वराज की मांग हेतु महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत है वो 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में होती है, और इसका मुख्य जो कारण है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड व खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों का विरोध करना था।
अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान की गतिविधियां, यानी उस समय की क्या क्या गतिविधियां हुई थी। शीघ्र ही असहयोग आंदोलन पूरे देश में, जैसे ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की घोषणा की तुरंत पूरे देश में ये आग की तरह फैल गया। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। तीसरा, मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह पर लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़े के आयात में भारी गिरावट आ गई। स्वदेशी का व्यापक प्रचार हुआ। चरखे का काफी प्रचार हुआ और यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। 29वां प्रश्न, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा जल उपलब्धता की समस्या। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है तथा पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल उपलब्ध है, किंतु इसमें से अधिकांश जल लवणीय है जो मनुष्य के उपयोग में नहीं आता है। पृथ्वी पर जो 3/4 भाग है उस पर जल है, लेकिन ज़्यादातर जल है वो लवणीय है, यानी खारा है, वो मनुष्य के लिए उपयोग में नहीं आता है। पृथ्वी पर केवल 2.7% जल ही अलवणीय है, जिसमें से लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों तथा हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो कुल अलवणीय जल है उसका 70% भाग तो केवल बर्फ के रूप में ही स्थित है। अतः मनुष्य के लिए मात्र 1% अलवणीय जल ही उपलब्ध हो पाता है, किंतु अत्यधिक उपयोग एवं जल प्रदूषकों के कारण कई देशों में जल का संकट उत्पन्न हो गया है। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन एवं नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। आज विश्व के अनेक देश जल संकट से गुजर रहे हैं। अब हम देखते हैं जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। पहला उपाय है अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। इनसे शुद्ध जल का बचाव करना चाहिए। यानी इस प्रकार का जो खराब पानी हो जाता है, जल हो जाता है, उससे जो शुद्ध जल के स्रोत हैं उनको हमें बचा कर रखना चाहिए। प्रदूषित जल को विभिन्न विधियों द्वारा शोधित कर पुनः प्रयोग में लेना चाहिए। यानी अगर जल प्रदूषित हो जाता है, जल अगर प्रदूषित हो जाता है तो उनको विभिन्न प्रकार की विधियों से शोधित यानी शुद्ध करके उनका पुनः उपयोग में लेना चाहिए, उसको पुनः उपयोग में लेना चाहिए। अगला है वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं तथा वर्षा को भी आकर्षित करते हैं, अतः वनों का विस्तार किया जाना चाहिए। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। कई बार क्या है, खेतों की जो नहरें हैं वो बीच में टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, तो उससे पानी व्यर्थ चला जाता है। तो इसको रोकने के लिए नहरों की बराबर मरम्मत करनी चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने हेतु स्प्रिंकलरों से खेतों की सिंचाई करनी चाहिए। वाष्पीकरण और रिसाव से जो जल की क्षति होती है उसको रोकने हेतु स्प्रिंकलरों से खेती की जानी चाहिए, खेतों में सिंचाई की जानी चाहिए। 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है संघवाद। संघवाद से आशय है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना और प्रत्येक स्तर की सरकार को शक्तियां व अधिकार संविधान से ही मिलते हों। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य स्तर पर शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। ये हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र की जो सरकार हैं उनको जो अधिकारों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया, वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघ सूची, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची में प्रादेशिक महत्व के विषय हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य स्तर की सरकारों को दिया गया है। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर दोनों ही सरकारों को कानून बनाने का अधिकार
दिया गया है। इस प्रकार इन सूचियों द्वारा यह बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति अपनाई गई है। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। संविधान में सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं भी चुनाव लड़ सकता है और चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों को शासन के पृथक पृथक कार्य सौंपे गए हैं। विधायिका को कानून निर्माण करने, कार्यपालिका को उन कानूनों को लागू करने एवं शासन चलाने तथा न्यायपालिका को न्यायालयों की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया है। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए तीनों अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग रखी गई हैं। इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस प्रकार सत्ता संतुलन बना रहता है। चौथा है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। पांचवा है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। प्रश्न संख्या 31, राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान दर्शाइए। तो पहला स्थान है जिसे हमें दर्शाना है अजमेर, तो यहाँ पर अजमेर जिला। दूसरा है कोटा, तो ये जो जिला है ये कोटा। तीसरा है उदयपुर, ये उदयपुर। चौथा है जोधपुर, तो यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर। ये जो जिला है ये दौसा हो गया। और अगला है बांसवाड़ा, ये जिला है ये बांसवाड़ा। ये वाला जिला ये बांसवाड़ा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में दूसरा मॉडल पेपर हल किया है। इसमें समझने वाली बात है कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, कितने बड़े प्रश्न आते हैं, कितने छोटे प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का जो पैटर्न है वो क्या है। इसको समझते हुए हमें सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसकी तैयारी करनी है। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।